क्लास 10th आपका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने आपको रिसोर्सेज को कंजर्वेट करने के बारे में बताया था। उससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया था जिसमें था कि UNCED नाम की एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थी जिसने 100 हेड्स ऑफ द कंट्रीज़ को बुलाया था, एक समिट ऑर्गेनाइज़ की। और ये फर्स्ट टाइम था जब एक इंटरनेशनल अर्थ समिट जो थी वो ऑर्गेनाइज़ हो रही थी। कहाँ ऑर्गेनाइज़ हो रही थी? ये था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ब्राज़ील नाम का उसका एक कंट्री था, और रियो दी जेनेरियो नाम का एक सिटी था, जहाँ पर 21st सेंचुरी में होने वाली ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर फर्स्ट टाइम जो है ऑर्गेनाइज की जा रही थी, जिसमें कि इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर फर्स्ट टाइम एक समिट हुई थी, और जिसमें कि 21st सेंचुरी में होने के कारण 21 एजेंडाज जो थे वो डेवलपिंग नेशंस को भी फिक्स करने थे और डेवलप्ड नेशंस को भी फिक्स करने थे, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तय करते हुए कि कौन देश कितना विकास कर चुके हैं और कौन से देश हैं जो विकासरत हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां जो हैं इन विषयों पर कितनी कितनी हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर एक बात उठती है कि ये जो कंसेप्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार का सबमिट कराने का, उसके लिए जो बैकग्राउंड में इसके जो आइडिया था वो कहाँ से आया, इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो इसकी हिस्ट्री थी हमारे NCERT बुक में पेज नंबर 5 पर एक टॉपिक दिया गया है कि एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो विचार था रिसोर्स कंजर्वेशन का, ये पहली बार कहाँ से आया। द क्लब ऑफ रोम, यानी रोम जो है कंट्री, वहाँ का एक क्लब था, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन। उन्होंने क्या किया था कि क्लब ऑफ रोम ने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर वकालत की थी रिसोर्स कंजर्वेशन नाम के कंसेप्ट की फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। यानी क्लब ऑफ रोम जो थे वो रिसोर्स कंजर्वेशन विषय पर अपनी वकालत पहले से करते आ रहे थे, लेकिन बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उन्होंने अपना विचार रखा था 1968 में। सब्सिक्वेंटली इन 1974, उसके बाद 1974 में गांधी जी जो थे उन्होंने भी अपनी फ़िलॉसफ़ी जो थी रिसोर्स कंजर्वेशन पर उसे, यानी कि उसे भी इंटरनेशनल लेवल पर रखने की कोशिश उन्होंने की। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि गांधीयन फिलॉसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। और उन्होंने क्या किया कि अपनी जो गांधी जी जो थे उन्होंने अपनी दार्शनिक विचारधारा को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, उन्होंने व्यक्त करने के लिए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by Brundtland Commission Report 1987। Small is Beautiful जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर जो दार्शनिक विचारधारा का परिचय और योगदान जो था वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली वर्ल्ड लेवल पर जो है वो रखने की कोशिश गांधी जी ने की। उसके बाद ब्रंटलैंड कमीशन जो था उसको ब्रंटलैंड कमीशन को गठित किया गया, अपॉइंट किया गया, और उस अपॉइंटेड कमीशन ने इस विषय पर अपनी एक रिपोर्ट रखी 1987 में। दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड, इस रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस कराया दुनिया को एक नए कंसेप्ट के साथ, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले भी मैं आपको इसको विद डेफिनेशन विद एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुकी हूँ। एंड एडवोकेट इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। और उन्होंने क्या किया था कि अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का जो कंसेप्ट उन्होंने रखा लोगों के सामने, उसकी वकालत करते हुए उन्होंने रिसोर्स कंजर्वेशन का तात्पर्य समझाने की कोशिश की और सस्टेनेबिलिटी पर जोर देते हुए अपनी विचारधारा को रखा, विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड। बाद में ये संपादित हुई इन अ बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर, और बाद में ये एक पुस्तक के रूप में संपादित हुई जिसका की टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर।
Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. यानी इस पुस्तक से प्रभावित होकर ही जो महत्वपूर्ण योगदान इस पुस्तक को यानी कंपोज करने में जो दिया गया ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा, उसी का एक कंपोजिशन था जो कि अर्थ समिट के रूप में आयोजित किया गया रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसमें कि क्या हुआ कि यानी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई इस विषय की कि रिसोर्सेज जो है उनको कंजर्व और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और ये कितना आवश्यक है। तो इस विषय पर बात हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड। जैसा कि हम जानते हैं कि हम धरती पर रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड, कि हमारी सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो कहाँ हम परफॉर्म करते हैं, लैंड पर करते हैं। एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, और हम अपनी धरती का जो उपयोग है वो अलग अलग यानी तरीक़ों से करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। थस लैंड इज़ ए नेचुरल रिसोर्स। हालांकि हम जानते हैं कि जो धरती है वो क्या है, हमारा एक प्राकृतिक संसाधन है ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। इसका बहुत अधिक महत्व हमारे लिए है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को यानी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर लैंड इज़ एन असेट ऑफ अ फिनाइट मैग्नीट्यूड। हालांकि जो हमारी धरती है वो एक ऐसी असेट है हमारे लिए कि वो हमें, उसमें एक ऐसी चुंबकीय ताकत है कि हमें ये अपनी ओर आकर्षित करती है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड। हालांकि जो हमारे पास महत्वपूर्ण भूमि संसाधन है, उस उपलब्ध भूमि संसाधन का फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग, हमें उसे यूज़ करना चाहिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, नियोजित और विविध उद्देश्यों के लिए। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। यानी कि भारत जो है उसका जो भू संसाधन है भारत के विविध रिलीफ फीचर्स के हिसाब से। रिलीफ फीचर का मतलब क्या होता है? रिलीफ फीचर मतलब 3 वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। क्या क्या होते हैं? टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स एंड फिजिकल फीचर्स। इसका मतलब होता है कि किसी देश की प्राकृतिक बनावट। तो प्राकृतिक बनावट होता है जिसमें कि हमने 9th क्लास में इन तीनों के अंतर्गत 6 पार्ट्स जो हैं वो किसी देश के पढ़े हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया को लें तो फर्स्ट है हमारा नॉर्दर्न हिमालयन रेंज, सेकंड है हमारा नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड है हमारा थार डेजर्ट, फोर्थ है हमारा द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और फिफ्थ है हमारा द कोस्टल रीजन्स या कोस्टल प्लेन्स, और सिक्स्थ है हमारे द आइलैंड्स। तो जब हम इन 6 को स्टडी करते हैं तो इन ऑल स्टडी करने के लिए एक जोग्राफिकल वर्ड होता है, जो वर्ड है जिसे हम कहते हैं रिलीफ फीचर्स या फिर टोपोग्राफी या फिर फिजिकल फीचर। तो यहाँ पर भारत के जो विविध उच्चावच हैं, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स, अभी मैंने आपको बताया। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 43% एरिया जो है वो प्लेन है, यानी हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जो कि भारत को कृषि और उद्योगों की सुविधाएं प्रदान करता है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 30% हिस्से पर पर्वतीय भाग आता है। एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, और यहाँ से कुछ पेरिनियल फ्लो यानी कि जो सदावाहिनी नदियाँ हैं उनका प्रवाहित होना सुनिश्चित होता है। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तथा इन नदियों और इन पहाड़ी क्षेत्रों को टूरिज्म के लिए विकसित किया जा सकता है। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तथा उन्हें पारिस्थितिक विशेषताओं के कारण उन्हें विकसित किया जा सकता है।
और इससे देश के लिए आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। द प्लेट्यू रीजन अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन, और हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 27% जो हिस्सा है वो प्लेट्यू रीजन है। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। यहाँ पर एक बहुत बड़े हिस्से में समृद्ध है, हमारे खनिज हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं एंड फॉरेस्ट हैं। तो इस प्रकार से लैंड रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको ये टॉपिक बताया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, यानी कि भारत में भूमि के उपयोग का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। अभी टोपोग्राफी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा धरती संसाधन है उसे डिटरमाइन किया जाता है, यानी उसे निर्धारित किया जाता है फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। किसी देश के प्राकृतिक बनावट के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। क्लाइमेट, सॉइल टाइप एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। यानी कि जब हम किसी देश की भूमि संसाधन के को निर्धारित करते हैं तो वहाँ पर फिजिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ह्यूमन फैक्टर्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशन, सभी विषयों को जोड़ा जाता है जिससे कि हम जो डिटर्मिनेशन है उसे प्रॉपर कर पाएँ। तो यहाँ पर है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। लैंड यूज डाटा, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है भारत का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। लैंड यूज डाटा, उसका भूमि उपयोग का जो डाटा उपलब्ध है, हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93%। कितना उपलब्ध है? 93%, जबकि होना कितना चाहिए? ये होना चाहिए 100%, क्योंकि जब हम किसी विषय को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी प्रश्न को जानने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब हमें कितना चाहिए होता है? 100%। तो यहाँ पर बात आती है कि जो अवेलेबल डाटा है वो कितना है? 93%। यानी कि अब हमारी उत्सुकता बढ़नी चाहिए कि ये जो 7% डाटा है वो कहाँ गया, या 7% जो डाटा है वो अवेलेबल क्यों नहीं है। तो 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर most of the northeast states except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. यानी कि टोटल जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो डाटा है 93%, और हमें पता लगाना है कि जो रिमेनिंग डाटा है 7% वो क्या है। तो हम पहले अब रिमेनिंग डाटा के बारे में बात करेंगे।